हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ फिजिक्स की पार्ट 6 वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 10th की बोर्ड एस्पिरेंट के लिए एक छोटी सी सीरीज फॉलो कर रहे हैं। हम फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी 5 वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। ये पार्ट 6 है। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पक्का उसके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेकंड पॉइंट फ्रॉम दिस वीडियो फॉर दिस वीडियो, दैट इज रेसिस्टिविटी। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? इफेक्टिंग फैक्टर्स का किस किस चीज पे कैसा इफेक्ट पड़ता है और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखते हैं कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं। So now we are going to discuss about some factors of resistance। देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करने वाले हैं रेजिस्टेंस को। हम आपके साथ सभी डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो पहला कौन सा फैक्टर है? हम सभी को कुछ में ना एक्चुअली उनके साथ कुछ रिलेशन भी है। कुछ न्यूमेरिकल यूज करते टाइम मुझे कुछ फॉर्मुलों की यूज पड़ेगा। मैं आपको फॉर्मुले भी बनाकर दिखाता हूं और उनके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ यूज करूंगा। तो देखते हैं फर्स्ट कौन सा फैक्टर है। इफेक्ट ऑफ लेंथ। मींस लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे। मैं सबसे पहले ऑलरेडी आपको डिस्कस करूं कि जो लेंथ होती है किसी भी वायर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। मींस द लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल। इन दिस केस वी कैन इजीली अंडरस्टैंडेबल दैट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस क्या होने वाला है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये है, अगर मेरे पास कुछ भी आर के साथ इफेक्ट होता है वही सेम इफेक्ट किसके साथ होगा, लेंथ के साथ। अगर मैं आर को डबल कर दूंगा तो एल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आर को हाफ कर दूंगा तो एल भी हाफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कंडक्टर का मतलब मैं एक वायर ले लेता हूं। एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और उसका रेजिस्टेंस कुछ भी है। अगर मैं उसी वायर की लेंथ डबल कर देता हूं तो आप बिल्कुल अच्छे से सुन लीजिएगा कि लेंथ और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वायर की लेंथ डबल हो जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अगर किसी वायर की लेंथ हाफ कर दी जाए तो बताइए रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप ये चीज याद रखना, अगर लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाता हूं, जो कि मेरे पास 2 केसेस में यूज किया जाता है। अगर ऐसा हो जाए कि पहले लेंथ एल थी, बाद में L/2 हो गई, रेजिस्टेंस पहले 4 था, तो बाद में रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इट मींस ये कंडीशनल क्वेश्चन है, अच्छे है। वो फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला बुक्स में नहीं गिवन होता, वो हमें यहां से ड्राइव करना पड़ेगा। देखिए, अगर मेरे पास 2 केस है तो मैं लिखता हूं पहले फॉर फर्स्ट केस। पहले केस के लिए मैं इसे R1 ऐड कर लेता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है, मैं अपने पास एक कांस्टेंट मान लेता हूं कि जब भी मेरे पास एक R हटने वाला है, यहाँ पे K कांस्टेंट आ जाएगा। R इक्वल में KL। फर्स्ट केस के लिए मैं R1 लिख लेता हूं KL1। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आई, ठीक है। फॉर सेकंड केस के लिए मैं इसे क्या लिखूंगा, R2 इक्वल KL2। 2 इक्वेशन बनी। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, तो रिजल्ट मेरे पास क्या है, फर्स्ट को डिवाइड करना है सेकंड से, यानी कि R1 अपॉन R2, ठीक है, इक्वल KL1 अपॉन KL2। तो कुछ कैंसिल है, यस, K कैंसिल बाय K, R1 अपॉन R2 इक्वल L1 अपॉन L2। ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल है। जैसे कि अब आपको पास ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज होगा। कभी भी एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है कि लेंथ डबल और हाफ करने वाला है, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ने वाला, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जहां पर डबल कंडीशन होगी तब आप इजीली आप किसी का भी न्यूमेरिकल का इजीली आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको इफेक्ट ऑफ लेंथ समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाया, दोबारा सुन लीजिएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस पर मैंने एक कंडक्टर रखा हुआ है, उसकी लेंथ है कुछ भी 3 या 4। अगर उसकी लेंथ डबल होती है तो आप क्लियरली समझ जाइए रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है करंट का कम होना। रेजिस्टेंस हाई मतलब, रेजिस्टेंस मीन क्या बताया था मैंने, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन ज्यादा होगा तो हमारे पास
करंट हमारा कम फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वायर को मैंने एज ए स्ट्रीट लेकर आपको समझाया था कि एक वायर में रहेगा इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा लड़ेंगे, ज्यादा हमारे पास कोलिजन होगा, तो वो करंट को पास होने नहीं देंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर किसी वायर की लेंथ हम बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट लो हो जाएगा। इसका एग्जांपल एक और है कि रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा, वहां पर लेंथ मैंने ज्यादा कर दी, लेंथ ज्यादा करी तो इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, तेज तेज मूव करेंगे तो उनके अंदर कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हाई होता चला जाएगा, और रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट डाउन होता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इससे ही रिलेटेड है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। वैसे भी मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा डीप डिफाइन करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि 10th लेवल पर ज्यादा हाई लेवल में ज्यादा डीप नहीं आता है, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो देखते हैं कि इसका सेकंड इफेक्टर कौन सा है जो हमारे पास रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकंड फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। देखते हैं कि क्या होता है, मैं आपको बताऊं, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्या होता है, थिकनेस ऑफ वायर बोल सकते हैं, थिकनेस ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूं थिकनेस ऑफ वायर, ये हमारे समझने के लिए इजी रहेगा कॉन्सेप्ट। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सबसे पहले क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट होता क्या है, एक वायर लें, वायर को कट करेंगे उसको ये वाला पॉइंट आएगा सेम, ये वाला पार्ट जो सर्कुलर फॉर्म में रहेगा वायर कटने के बाद, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया इफेक्ट करने वाला है किसको, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को। तो हमारे पास में कैसे इफेक्ट करेगा, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखते हैं। हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी वायर का एरिया हाई होता है, मींस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अपॉन का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब बिल्कुल उल्टा होता है, और अपॉन उल्टा का मतलब मैंने आपको बताया था, कंडीशन दी थी मैंने, अगर दो बेबीज का भी मैंने एग्जांपल लिया था, अगर एक बेबी लाफ करेगा, हंसेगा, तो सेकंड क्या करेगा, वीप करेगा, रोएगा, यानी कि बिल्कुल अपोजिट है ना। यस, बिल्कुल अपोजिट है। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एरिया डिक्रीज होगा। तो इसको मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ भी लेकर समझाता हूं, और पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अगर एग्जाम में ऐसी कंडीशन आ गई कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट दे दिए एरिया को, कि पहले एरिया 4 था, बाद में 8 हो गया, तो रेजिस्टेंस पहले 6 था, तो बाद में रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। तो देखते हैं कि ऐसी दो कंडीशंस के लिए हम फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। जैसे कि मैंने अभी किसका ड्राइव किया, लेंथ का किया ना, इफेक्ट ऑफ लेंथ का, ऐसे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर फर्स्ट केस के लिए मैं क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, सेम एज बिफोर। मैं यहां पर भी के ले लेता हूं। तो फर्स्ट केस में मैं R1 ले लेता हूं, R1 इक्वल में K अपॉन A1, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फॉर सेकंड केस में मैं R2 ले लेता हूं। ये मेरे पास दो इक्वेशन हो गई, जैसे कि मैंने वहां पर किया कि इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किया किससे, इक्वेशन सेकंड से। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आने वाला है, देखिए, R1 ओके अपॉन R2, ठीक है, इक्वल K अपॉन A1 ओके अपॉन K अपॉन A2। सॉल्व कैसे करते हैं, मिड वाला मिड में, लास्ट वाला फर्स्ट में। तो हमारे पास क्या आने वाला है, K A2 K A1, K कैंसिल बाय K, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा R1 अपॉन R2 इक्वल A2 अपॉन A1। ध्यान रखिएगा A2 अपॉन A1 है, A1 अपॉन A2 नहीं है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए फॉर्मूला यूज होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के बेस पे समझाता हूं ऐसा कब होगा। एक वायर है, वायर मेरे पास थिन वायर है, बहुत पतली वायर है, जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में जो चीप वायर बिकती है। अगर थिन वायर है तो उसमें आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट जल्दी हो जाता है, स्पार्किंग जल्दी हो जाती है। क्यों हो जाती है, वायर का एरिया कम है, और रेजिस्टेंस कैसा होगा, एरिया कम होगा तो एरिया डाउन जा रहा है, बिल्कुल रेसिप्रोकल उल्टा होता है, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा, और रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रॉनों का कॉलिजन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनों का कॉलिजन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। इट मींस बहुत ही इजी सा डेली यूजेस वाला एग्जांपल है कि रेजिस्टेंस कब इंक्रीज होता है, वायर जितनी थिन होगी, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता चला जाएगा, उतना ही हमारे पास रेजिस्टेंस हाई होता चला जाएगा। इसलिए आपने देखोगे मार्केट में अच्छी जब भी कहीं पर वायरिंग होती है
या अच्छी जो महंगी जो वायरिंग होती है, अच्छी जो कॉपर जो वायर होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। ज्यादा थिक वायर, जिसका एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा थिक वायर होगी, एरिया माना ज्यादा है, एरिया हाई है, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम। रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन कम होगा, और कोलिजन जब कम हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरे पास करंट ज्यादा फ्लो होगा। इसीलिए ही कहते हैं कि एरिया अच्छा हो, वायर जो हो ज्यादा थिक हो, थिन ना हो, जिससे कि आप हाउसेज में यूज करते टाइम से ध्यान रखें, इसमें स्पार्किंग कम होगी और शॉर्ट सर्किट भी बहुत कम होंगे। आई होप कि आपको एग्जांपल भी और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन मैं इस पॉइंट को खत्म करने से पहले, फिनिश करने से पहले ना, मैं एक छोटी सी पॉइंट और बता दूं कि यहाँ पर एरिया लिखा है, एरिया से रिलेटेड एग्जाम में एरिया भी आता है, लेकिन कभी कभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन एक कैसी फॉर्म है, सर्कुलर फॉर्म है, इसकी रेडियस भी पूछ ली जाती है, इसका डायमीटर भी पूछ लिया जाता है। मैं 1 मिनट के लिए ये चीज भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरीके से एरिया, यानी रेडियस और क्या डायमीटर, तीनों कैसे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले हैं। मेरे पास आर का फॉर्मूला क्या था, 1/a। एरिया को मैं लिख लेता हूं डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मींस मेरे पास पाई क्या कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट को रखता अपने पास, तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस और रेडियस में क्या फॉर्मूला आया कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर के। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, इससे आप ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, यस ड्राइव कर सकते हैं, ये आपके लिए है, आप इसे होमवर्क में ट्राई भी कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, R1/R2 इक्वल में आएगा R2/R1 का होल स्क्वायर। ये हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इजी भी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर अगर अच्छा पेपर बनाने की कोशिश करेगा तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देता है कि एक वायर के क्रॉस सेक्शन पार्ट का एरिया मैंने रेडियस डबल कर दी, रेडियस डबल कर दी, और रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला, माना पहले कुछ थी बाद में उन्हें चेंज कर दी, डबल कर दी, ऐसी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला, आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ऐसे मैं आपको डायमीटर का केस भी बता देता हूं, डायमीटर से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। मेरे पास रेडियस लिखिए, मुझे पता है डायमीटर इक्वल में 2r होता है, तो फिर मेरे पास r इक्वल में क्या हो जाएगा, d/2, ऑब्वियसली d/2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू में d/2 यहां पर पुट करता हूं, देखते हैं r इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है मेरे पास, r की वैल्यू d/2, स्क्वायर है तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आने वाला है, ये d स्क्वायर, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो मेरे पास ये 1 ही रहेगा। देखिएगा रेजिस्टेंस भी सेम एज रेडियस इफेक्ट करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर के स्क्वायर के, समझ में आया, बिल्कुल। जैसे मैंने इसका ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, केसेस वाला, फर्स्ट केस सेकंड केस, ऐसे आप ही इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे डायमीटर वाला। कैसे क्या फॉर्मूला बनने वाला है मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, R1/R2 जैसे सेम रेडियस का है सेम वैसे ही आएगा, d2/d1 का होल स्क्वायर। ये कब यूज होगा, जब मेरे पास कंडीशन कैसी होगी, डबल कंडीशन होगी। ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थिकनेस ऑफ वायर, सो फॉर हाउस होल्डिंग वायर यूज थिक वायर, क्यों, उसमें शॉर्ट सर्किट कम होंगे और रेजिस्टेंस कम होगा और करंट अच्छा फ्लो होगा। थैंक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। देखते हैं कि वो क्या होता है। सो अब देखते हैं कि थर्ड हमारे पास कौन सा फैक्टर है। थर्ड फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि ऑफ कंडक्टर लिख देते हैं या फिर वायर लिख देते हैं, या जिससे हमारे पास कोई भी कंडक्टर बना हुआ है। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल का भी इफेक्ट पड़ता है क्या रेजिस्टेंस पे, या ऑब्वियसली पड़ता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने देखा हो कभी मार्केट में वायर आयरन वाली मिलती है, कभी एल्युमिनियम और कभी कॉपर। ऐसे भी सुना है कि आपने सिल्वर की वायर होती है, यस ऑब्वियसली होती है। जितना भी आप अच्छा कंडक्टर यूज करेंगे, अच्छा मेरे पास मेटल यूज करेंगे, उतना ही मेरे पास रेजिस्टेंस कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे दें, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, किसमें अच्छा, यानी कि किसमें अच्छा करंट फ्लो होगा, किसमें लेस रेजिस्टेंस होगा। कॉन्सेप्ट को अच्छे से वहां पर पढ़ें कि लेस रेजिस्टेंस है कि करंट हाई है। अगर सिल्वर वहां पर ऑप्शन है मेरे पास, सिल्वर में करंट हाई होता है, करंट हाई का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस लो हो गया। तो यहां पर अगर ऑप्शन, अगर अच्छे कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर उसका ऑप्शन होता है। अगर सिल्वर नहीं है तो उसके बाद कॉपर होगा, देन एल्युमिनियम होगा, देन आयरन होगा। इसलिए मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं कि अच्छी वायर देना, तो अच्छी वायर कौन सी होती है, कॉपर की, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल है सिर्फ कॉपर वायर ही ज्यादातर अवेलेबल रहती है, जो कि एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है। क्यों माना जाता है,
मैं आपको बता दूं उसका मटेरियल की जो है क्यों अच्छा मटेरियल हो, कॉपर में रेजिस्टेंस कम होता है और रेजिस्टेंस जहां पर कम होता है वहां पे करंट हाई फ्लो होता है। तो ये पॉइंट क्लियर है ना। यस, नेचर ऑफ मटेरियल भी हमारे कंडक्टर को इफेक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, क्योंकि अगर अच्छे मटेरियल यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस लेस होगा, रेजिस्टेंस लेस होगा तो हमारे पास करंट हाई फ्लो होगा। ऐसे ही कि अच्छे इंपॉर्टेंट जो हो क्या कहते हैं फोन होते हैं या फिर कोई भी आप गैजेट यूज कर रहे हैं इसमें वायरिंग आप सिल्वर की भी यूज करवा सकते हैं, गोल्ड की भी करा सकते हैं। गोल्ड सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, सिल्वर से भी ऊपर फिर और भी है, फिर अगर मेटल प्लेटिनम भी है। तो हमारे पास क्यों इतने अच्छे यूज करवाते हैं, क्योंकि उनमें बिल्कुल रेजिस्टेंस ना के बराबर होगा और हमारे पास करंट कैसे फ्लो होगा, हाई फ्लो होगा। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट फैक्टर की कि वो क्या है, देखते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस को या कंडक्टर को किस तरीके से इफेक्ट करने वाला है। वो क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले रेजिस्टेंस के भी एग्जांपल बहुत इजी है। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए। आपके पास एक वायर है, वायर की लेंथ ज्यादा है और आप बात करेंगे टेम्परेचर हाई करने की। फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर विंटर सीजन में आपने देखा होगा वायरिंग में थोड़ी सी स्पार्किंग कम, लेकिन समर सीजन में स्पार्किंग ज्यादा होती है। क्यों होती है, जैसे ही समर सीजन आता है हमारे पास हॉटनेस जो है गर्मी बढ़ जाती है। अब करंट को क्या होगा, अब वायर में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों की भी ऑब्वियस सी बात है हॉटनेस फील होनी है, उन्हें भी गर्मी लगनी है। जब इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में फ्लो करेंगे, क्यों, जब हाई स्पीड में फ्लो करेंगे तो मैंने भाई पीछे भी कॉन्सेप्ट बताया था कि हाई स्पीड में फ्लो करने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब कोलिजन बढ़ रहा है, कोलिजन बढ़ेगा, दैट्स पॉइंट कि हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन में कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन मींस टक्कर लड़ाई ज्यादा होगी, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा कि करंट डाउन होता चला जाएगा और रेजिस्टेंस हाई होता चला जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम फ्लो होगा। आई होप कि आपको दोनों फैक्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये वीडियोस में अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है रेसिस्टिविटी, जो कि इन्हीं चारों फैक्टर इफेक्टिव्स को लेकर कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे पास रेसिस्टिविटी का बनेगा। देखते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या है। सो अब हम इस वीडियो का एक और पार्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं, उसका नाम क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का हम यहाँ पे आपके साथ फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे और देखते हैं कि रेसिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती है। तो पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले रेसिस्टिविटी देखते हैं। रेसिस्टिविटी, मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं, अगर आपके पास कोई भी मेटल है, अगर आप उसमें टेम्परेचर में हाई करते हैं, तो मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया कि अगर टेम्परेचर में हाई होगा तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा। सेम थिंग्स मैं आपको रेसिस्टिविटी का एक और पॉइंट यहां पर बताऊं। सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ वायर। मैंने दो कॉन्सेप्ट अभी समझाए जिसमें कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के। एंड सेकेंड पॉइंट व्हाट वाज दैट, R is inversely proportional to the area of cross section। ये पॉइंट आप थ्योरी में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। The resistance is directly proportional to the length of the conductor and the resistance is inversely proportional to the area of cross section of the conductor। दोनों ही लाइन क्लियर है बिल्कुल। मैंने अभी समझाया कि लास्ट में प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट हमारे पास आता है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को पहले कंबाइन करता हूं, आफ्टर कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है। R प्रोपोर्शनल टू दी L अपॉन A। L हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियसली सामने आएगा, A अपॉन में आएगा। ठीक है, मैंने बताया प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटने के बाद कांस्टेंट तो आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसे हम रो बोलते हैं। उसे कुछ ऐसे ही बनाते हैं, रो क्या बोलते हैं मैं आपको लिख देता हूं। ये रेसिस्टिविटी का साइन है, रेसिस्टिविटी, उसे बोलते क्या है, RH रो। ये ग्रीक लेटर है, बनता कुछ इस तरीके से। और एक पॉइंटर इसकी यूनिट भी है, यूनिट भी मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूं। पहले आपको ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ, ऑब्वियसली क्लियर हुआ होगा। ये कांस्टेंट वाला पोर्शन है, मैंने आपको अभी जो पीछे फॉर्मूले बनाने सिखाए, फर्स्ट केस और सेकंड केस वाला, आप इसका वो फॉर्मूला ड्राइव कर ओके में डन लिख देना। मैं समझ जाऊं कि आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए कि सर हमने इसका फॉर्मूला वो वाला ड्राइव कर लिया है, दो क्वेश्चन वाला, दो कॉन्सेप्ट वाला। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिए, R1 अपॉन R2 इक्वल L1 A2 L2 A1। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं कि रेसिस्टिविटी का हमारे पास यूनिट क्या आने वाली है। तो यूनिट में मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं रेसिस्टिविटी की यूनिट कैसे निकलेगी। R इक्वल में क्या लिखा है, रो L अपॉन A, डिवाइड वाला चेंज मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, रो इक्वल में आ जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ यूनिट फाइंड करनी है,
यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ये मैंने इसलिए आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहा क्योंकि ये एग्जाम में इसकी यूनिट बहुत बार 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइसेस में पूछी जाती है। तो आर क्या है? ओम। इसकी यूनिट हमें पता है। ए किसी भी चीज का एरिया फाइंड करते हैं, पता है ना, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ ऑफ वायर मीटर में होती है, मेजर होती है। 1 मीटर कैंसिल बाय 1 ओम मीटर हमारे पास रिमेन है। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हुई मेरे पास? ओम मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑब्वियसली क्लियर है। फॉर्मूला, सेकंड केस वाला फॉर्मूला, उसकी यूनिट रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी मैं आपको बता दूं कि रेसिस्टिविटी पर कभी भी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। रेसिस्टिविटी पे इफेक्ट कब पड़ेगा? नेचर ऑफ मटेरियल और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के साथ। 4 इफेक्टिंग फैक्टर्स बताए थे रेजिस्टेंस के, 2 का इफेक्ट रेसिस्टिविटी पर नहीं पड़ता, बाकी 2 नेचर ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का रेसिस्टिविटी पर फर्क पड़ता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। मैंने बताया कि मैंने इन्हीं से भी 10th क्लास की जितनी भी वीडियोस पीछे है उनमें किसी भी टॉपिक को मैंने डीप डिस्कस नहीं किया है। क्यों? मैंने बताया ये टॉपिक हमारे पास 12th में आएंगे तो वहां पर डीप डिस्कस होंगे। 10th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक बहुत है, काफी आप इतना प्रिपेयर कर ले, बेस्ट है आपके लिए। वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए, होपफुल। थैंक यू।